नमस्कार। हम सब जानते हैं कि कुछ पीरियड हमारे जीवन में ज़्यादा सेंसिटिव या संवेदनशील होते हैं, जैसे प्यूबर्टी पीरियड, जैसे पीरियड्स के एकदम बाद या कई औरतों में पीरियड्स के दौरान, मेनोपॉज़ या बच्चा होने के एकदम बाद, इवन बच्चा होने से पहले। हम लोगों में कभी-कभी कुछ ज़्यादा इमोशनल रिएक्शंस होती हैं और इन सभी पीरियड्स को बहुत अच्छे से समझा भी गया है और जाना भी गया है कि ये पीरियड्स ज़्यादा सेंसिटिव हैं। इस दौरान हम शारीरिक और मानसिक दोनों तरह के कुछ बदलाव देखते हैं। तो आज की चर्चा में हम बात करेंगे पोस्टपार्टम डिप्रेशन की। पोस्टपार्टम डिप्रेशन या पोस्ट पार्टम ब्लूज या बेबी ब्लूज के नाम से भी इसे जाना जाता है। यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर इन सब मुद्दों को समझाना हमारा मेन मकसद है, ताकि सबसे पहले आप जाने तो सही कि जो चेंजेस आपके शरीर में आ रहे हैं या आपके मानसिक बदलाव आप महसूस कर रहे हैं, वो सचमुच हैं, उनकी एग्जिस्टेंस है, वो है। और फिर आप समझें कि इनके साथ आपको कैसे डील करना है। तो जो ये पोस्टपार्टम डिप्रेशन की बात हम करते हैं, ये कभी-कभी डिलीवरी से जस्ट पहले शुरू होता है और ऐसा माना जाता है कि 2 से 3 दिन से 2 हफ्ते तक आमतौर पर रहता है और ये माइल्ड फॉर्म में होता है। तो हम सबको पता होता है कि इस दौरान जो नई-नई माँ बनी हैं, वो सेंसिटिव हैं और उनका खास तौर पर ध्यान रखा जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि ये थोड़ा-सा और ज़्यादा बढ़ जाता है, ये ऐसा महसूस करना, और ये लंबे समय तक भी हो सकता है। तो इस दौरान जब एक नई-नई माँ बनी होती हैं, उनमें काफ़ी भावात्मक बदलाव आते हैं। जैसे लगातार उदासी महसूस करना, बेचैनी, सीरियस मूड स्विंग्स होना, फ्रस्ट्रेशन, चिड़चिड़ापन, बेचैनी, गुस्सा आना, अ, असहाय और खालीपन-सा महसूस करना, बच्चे को सँभाल पाने में असहाय महसूस करना और व्यवहार में भी कई बार कई बदलाव देखे गए हैं। जैसे इस दौरान बिल्कुल भूख ना लगना या बहुत ही कम और बहुत ज़्यादा नींद आना। तो ऐसे अलग-अलग औरतों में अलग-अलग बदलाव देखे जाते हैं। और जैसे कि मैंने बोला कि इन सब चीज़ों को डिस्कस करके हमारा जो मेन पॉइंट है, वो ये है कि हमारे में अवेयरनेस हो। हम समझें एक-दूसरे का ये पीरियड, और हम समझें कि इस दौरान हमें एक-दूसरे की कैसे मदद करनी है। तो ऐसा माना जाता है कि आम तौर पर 15 से 50% प्रतिशत औरतों में ऐसा होता है। और इस दौरान जो फैमिली सपोर्ट है, वो बहुत और ज़्यादा चाहिए और परिवार का सहयोग और ज़्यादा चाहिए। तो अगर हम परिवार के सहयोग की बात करते हैं और अपनी ट्रेडिशंस की बात करते हैं, अपने रीति-रिवाज़ों की बात करते हैं, तो अगर गाँव के माहौल को देखें, तो मुझे लगता है कि हमारे जो पूर्वज हैं, जो हमारी पिछली जनरेशन है, बहुत ही अवेयर रही हर चीज़ के लिए। तो कभी भी अगर आप गाँव में किसी के बच्चा पैदा होना होता है, तो आप देखते हैं, बात करते हैं जाके, तो पहले ही से पता होता है कि कौन इस दौरान आएँगी आपकी मदद के लिए, आपकी किस तरह से मदद करी जाएगी। 1 महीने तक उनको बिल्कुल भी चारपाई से नहीं उठना होता, उनके खाने-पीने का पूरा ध्यान रखा जाता है। बच्चे को सँभालने के लिए एक फैमिली मेंबर पूरी तरह से उन्हीं पर रहती है। ये हुई हमारी ट्रेडिशनल रीति-रिवाज़। उसके साथ-साथ आता है जो बिल्कुल मॉडर्न स्टाइल। उसमें भी कई बार बहुत स्पेशल तैयारियाँ होती हैं। जैसे मैंने सुना कि जापा मेड्स होती हैं। कौन इन दिनों मालिश करेगा, कौन बच्चे को सँभालेगा, उसके लिए ऑलरेडी जो नैनीज़ हैं या हेल्प है, उनको हायर कर लिया जाता है। तो इन दोनों ही एक्सट्रीम में वेल प्लान्ड ये पीरियड रहता है। और वेल प्लान्ड होने के कारण क्या है कि जो अभी बिल्कुल ही नई माँ बनी है, उन पर कुछ ज़्यादा बर्डन नहीं आता। पर क्या होता है कि क्योंकि हम समाज में काफ़ी तेज़ी से अ बदलाव आ रहे हैं, कई बार ना हम पुराने रहते, ना हम बहुत नए बनते।
है ना। तो ऐसे हो जाता है कि हम नहीं समझ पा रहे कि इस पीरियड के साथ कैसे डील करें। कई बार जैसे घर में जो सहयोग के लिए हैं, उनकी भी अपनी लिमिटेशंस हैं, वो नहीं आपको इतना सपोर्ट कर पाते, क्योंकि उनकी सेहत अलाउ नहीं कर रही, या उनको लग रहा है कि आजकल क्या है, ये तो सब आसान आसान है ना, ये थोड़ा बहुत अपनी देख रेख खुद भी कर सकते हैं। तो इन सब बातों को डिस्कस करने के लिए आज मेरे साथ हैं चोलश्री जैन, जो बिल्कुल नई नई माँ बनी है, और इन्होंने भी फर्स्ट टाइम ऐसे एक्सपीरियंस किया कि ऐसा भी होता है क्या। थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, समझा होगा, पर जो एक्सपीरियंस किया, जो अनुभव किया, वो अपने इस पीरियड में अनुभव किया, और फिर इन्होंने ये समझना शुरू किया कि ये क्या है, क्यों है, क्या इसका नाम है, क्या इसके मनोवैज्ञानिक कारण है, अपनी फ्रेंड से डिस्कस किया। तो ये आज अपने एक्सपीरियंसेस को हमारे साथ साझा करेंगी। तो चोलश्री, आप बताइए कि आप इस टॉपिक पर क्या बोलना चाहेंगी। जी बिल्कुल। धन्यवाद मैम, और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जैसा कि मैम ने बताया कि हाँ, ये मेरा पहली बार माँ बनने का अनुभव रहा, और जहाँ एक तरफ मुझे बहुत खुशी है कि हमारे घर एक नया मेहमान आया, उसके साथ ही मैंने अपने अंदर ऐसे बहुत सारे चेंजेस एक्सपीरियंस किए जिनके बारे में मुझे पहले थोड़ा भी आइडिया नहीं था। तो उनके अनुभव करते करते मुझे समझ में आया कि ऐसे बहुत सारी और महिलाएं हैं जो इस फेज से गुजरती हैं, और उनके भी मोर और लेस सेम एक्सपीरियंसेस रहते हैं। मेरे साथ जो एक स्पेशल सिचुएशन रही वो ये थी कि मेरी बेटी पूरी रात नहीं सोती थी। तो नींद पूरी ना होने की वजह से मेरा स्लीप साइकिल तो डिस्टर्ब हुआ ही, मेरे साथ हार्मोनल इश्यूज बहुत सारे आ गए। मैं दिन भर चिड़चिड़ी रहने लगी, मुझे किसी भी काम में इंटरेस्ट नहीं रहता था, और नींद पूरी नहीं होती थी, इसलिए कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, खाना खाने का भी मन नहीं करता था। तो ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस आती हैं जब आप समझ नहीं पाते कि इसमें क्या किया जाए, क्योंकि बच्चा छोटा है, वो रात भर आपको डिमांड करेगा, उसको आप चाहिए कि वो आप उसको लेके घूमे। और ऐसे में जरूरी है कि आप इन चीजों के बारे में अवेयर रहें और पहले से एक सपोर्ट सिस्टम बना के रखें, ताकि नई माँ को भी थोड़ा आराम मिल पाए। इसी कड़ी में मैं बताना चाहूंगी मेरी अपनी फ्रेंड का अनुभव, जिनके साथ ब्रेस्ट फीड को लेकर एक बहुत दुख भरी कहानी हो गई कि उनके बच्चे ने शुरू में इलाज ही नहीं किया, और क्योंकि वो उनको दूध आ रहा था लेकिन वो पिला नहीं पा रही थी, तो उनको फीड करते रहने के लिए ब्रेस्ट पंप से यूज करना पड़ता था। वो प्रक्रिया अपने आप में 45 मिनट से 1 घंटा लेती थी, और उसके बाद फिर वो अपने बच्चे को दूध पिलाती थी। इस पूरे प्रोसेस में दिन में शुरू में 6 महीने में उसको ये 7 से 8 बार करना पड़ता था। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे ये उसकी मेंटल फिटनेस को भी इफेक्ट कर रहा था। और हमने देखा कई बार घरों में, जैसे जो न्यूट्रिशन की बात की जाती है, तो हमारा मॉडर्न साइंस कहता है कि माँ को सब कुछ खाना चाहिए, उसको एक संपूर्ण भोजन मिलना चाहिए। और घरों में आज भी बहुत रिस्ट्रिक्टेड डाइट दी जाती है, जिसमें सिर्फ आप दलिया, खिचड़ी या दाल का ही सेवन कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इस बारे में भी अवेयरनेस लाने की जरूरत है कि क्या चीजें उचित है, कौन सी चीजें पुराने तरीके से हमें चलानी चाहिए, और उनमें कौन से बदलाव आज के जमाने के हिसाब से लाने चाहिए। हमें इन चीजों को अगर हम बेहतर समझ पाए, उन पर हम अपना बेहतर ध्यान दे पाए, तो मुझे लगता है ये जो एक बहुत सुनहरा दौर आता है किसी भी स्त्री के जीवन का, उसे हम उसके लिए बहुत सुखद बना सकते हैं, ना कि वो एक ऐसा समय हो जिसमें वो परेशान रहे और उसे ये लगे कि ये मैंने अपने साथ क्या कर लिया। इस पूरी जर्नी में जब मैं थोड़ी पढ़ाई कर रही थी, थोड़ा स्टडी और रिसर्च कर रही थी, मुझे ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे तरीके समझ में आए जिनसे हम इसको स्मूथ और एक अच्छा एक्सपीरियंस बना सकते हैं। तो अगर हम शुरू में बच्चा होने से थोड़े पहले ही थोड़ी सी मेंटल प्रिपरेशन करें, थोड़ी सी कुछ योगा एक्सरसाइजेस वगैरह अपनी लाइफ में इंक्लूड करें,
जिससे कि हमारे स्लीप के जो इश्यूज हैं हम उनको सॉल्व कर सकते हैं। हम अगर अपनी डाइट को रिच बनाए कुछ ओमेगा 3 और फैटी एसिड्स के साथ, जो कि आगे चल के मिल्क सप्लाई भी अच्छा करेंगी और ओवरऑल माँ की सेहत को भी अच्छा रखेंगी। जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ कि बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी एक्सरसाइजेस हैं जिनको हम अगर अपनी लाइफ में उतारें, उनको हम करें, तो ये पीरियड हम बहुत आसान बना सकते हैं। एक तो है परिवार के कुछ सदस्य जो आपके सबसे करीबी हैं, आप उनके साथ अपनी मन की बात शेयर करें, वो आपकी भावनाओं को समझे और उसमें आपका सपोर्ट बने। और जहां तक काम की बात है, चाहे वो बच्चे का ही काम क्यों ना हो, थोड़ा सा आपस में डिवाइड कर लें ताकि माँ को वो समय आराम का भी मिल पाए। आप अपने पार्टनर के साथ उसके रोल को डिस्कस कर सकते हैं ताकि उसे भी पता हो कि उस बच्चे के प्रति उनकी क्या जिम्मेदारियां होने वाली हैं, कौन सा समय उनको उस बच्चे को देखना है, ताकि माँ अपने लिए कुछ समय निकालकर अपनी जरूरत के काम पूरे कर सके। और जहां तक बात है एक सोशल एंजाइटी होने की, आइसोलेशन में रहते हुए लोग अक्सर डिप्रेस फील करते हैं, क्योंकि एक कमरे में अगर आप लेट से 1 महीने या 40 दिन का समय अकेले बिताएंगे, तो वो आपको बिल्कुल परेशान करने वाली स्थिति बन जाएगी। तो अगर आप अपने करीबी लोग आपसे हालचाल पूछते रहे, वो थोड़ा समय आपको दें और एकदम अकेला ना छोड़ें, तो इससे भी आप मेंटली बहुत बेटर फील करते हैं। और जहाँ सही। एक बहुत कॉमन एक बहुत कॉमन इशू जो देखा गया है वो है कंपैरिजन। हमेशा जब भी कोई स्त्री माँ बनती है उसे उदाहरण दिए जाते हैं, अरे तुम ऐसा कर रही हो, मेरे टाइम पे तो मैंने ऐसा किया था, या फिर अरे उनको देखो उनकी बेटी के साथ तो ऐसा हुआ। तो मैं सबको ये जरूर बताना चाहूंगी कि हर एक मदरहुड की जर्नी बहुत यूनिक है, और वो जो अनुभव है वो दूसरी प्रेगनेंसी में भी शायद उस महिला को ना हो, अगली बार उसके अनुभव अलग रहेंगे। तो जो हमारे समाज में एक चाहे अनचाहे कंपैरिजन चलता रहता है, शायद अगर हम इसे हटा सके और हर समय ऐसे उदाहरण ना दें, तो इससे सामने वाले को बहुत बेहतर महसूस होगा। क्योंकि जब भी आप कंपेयर करते हो तो कहीं ना कहीं सामने वाला सोचता है, अरे वो ऐसा कर पा रही थी, मैं नहीं कर पा रही हूँ, तो मुझ में कोई कमी है या मैं इनफ नहीं कर रही हूँ। और ये सारे कारण बन जाते हैं धीरे धीरे उस महिला के डिप्रेशन में जाने के, उसका स्वभाव बदलने में। तो मेरे ख्याल से ये जो एक पीरियड है उसमें सबसे ज्यादा सपोर्ट चाहिए किसी भी महिला को अपने आसपास के लोगों से, ना सिर्फ शारीरिक सपोर्ट बल्कि मानसिक भी। और अगर हम उनको ये माहौल प्रोवाइड कर पाए, तो उससे उनकी जो ओवरऑल जर्नी है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। फिर उनके पास जब भी वो याद करेंगे तो कुछ भी ऐसा नहीं रहेगा सोचने को कि अरे ये अच्छा नहीं था या ये बेहतर हो सकता था या मेरे साथ लोगों ने सही व्यवहार नहीं रखा। आपका इस बारे में क्या कहना है मैम? सही चल श्री, तुमने बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स यहाँ पे रेज किए। एक तो मैं ये कहूंगी कि सबसे पहले हर किसी को ये जानना कि ये वो पीरियड है जहाँ पर हार्मोनल चेंजेस हैं शरीर में, और इस दौरान भावात्मक रूप से कोई भी और ज्यादा सेंसिटिव है, और हम इस समझ के साथ आगे बढ़े। दूसरा, जैसा कि तुमने बताया कि नींद पूरी ना होना, ये सबसे बड़ा कारण रहता है। तो अगर परिवार में पूरा सपोर्ट है और ऐसा समझा जा रहा है कि भाई नई नई जो अभी माँ बनी है उनकी नींद भी पूरी हो जानी चाहिए, तो उसके लिए इतना सपोर्ट उन्हें दिया जा रहा है कि ये तुम्हें सोने का टाइम है, तुम आराम से पूरा अपना रेस्ट करो ताकि तुम फ्रेश हो सको, रिफ्रेश हो सको। और उसके लिए जैसे मॉडर्न तरीका है, मैं इसे बहुत नहीं जानती, कि कई बार जैसे मिल्क पहले से भी निकाल के फ्रिज में रख लिया जाता है ताकि बच्चे को जब जरूरत पड़े और माँ वहां पर नहीं अवेलेबल है तो उसे पिलाया जा सके, इस तरह का। एक जो तुमने बोला डाइट का, क्योंकि अगर हम ट्रेडिशनल स्टाइल भी देखते हैं तो उसमें घी बहुत ज्यादा है। आपको पता है, शायद नहीं पता होगा, हाँ कि जी। गांव में हाँ जी। जितनी लाडली बहू उतना ज्यादा घी। और ऐसा बोला जाता है कि मेरे को तो 20 किलो मिला, मेरे को 30 किलो मिला, जैसे जो ट्रेडिशनल स्टाइल है। अब आप समझिए कि हाँ। आज की आप जैसी नाजुक लड़की को कोई 5 किलो घी खिला दे तो आपके लिए तो मुसीबत हो जाएगी,
है ना। तो इसलिए ये समझ पाना, मतलब 20 छोड़िए आप, ये समझ पाना कि अब जो डाइट है वो बैलेंस्ड होनी चाहिए और एक रिच डाइट होनी चाहिए। पहले का जो लिविंग स्टाइल था उसमें क्या था कि सब खेतों में काम कर रही हैं, वो 2 महीने बाद उठ के जैसे खेतों में जाती थी उसकी सारा बॉडी वापस से सही हो जाती है। लेकिन अब अगर आपने गेन कर लिया तो आपके लिए मुश्किल है, आपके लिए तो। और हमारे पास अब दूसरी डाइट्स हैं जो आपको अच्छा न्यूट्रिशन भी मिल रहा है, जो आपके लिए फायदेमंद भी है और आपको एक तरह से तंदुरुस्ती भी देंगी। तो वो ट्रेडिशनल तो फॉलो करो, लेकिन जो अब हमें नया ज्ञान मिला है उसको उसमें इंक्लूड करने में कोई परहेज नहीं करना चाहिए, ये मुझे लगता है। एक जो तुमने बताया कि कंपैरिजन ना करें, हर बॉडी अलग है, हर वाक्य अलग है, हर सिचुएशन में अलग चीजें हैं, कहानियां ना सुनाएं बहुत बार। और कई बार तो ऐसा होता है कि वो कहानियां बहुत अजीब होती हैं। जैसे मेरी एक नॉन ने कभी मुझे बताया कि उनके सिजेरियन बेबी हुआ था और उनकी मदर इन लॉ आई हुई थी जिनके अपने कई बच्चे थे। और डॉक्टर ने कहा कि क्योंकि ये दूध नहीं पी पा रहा बच्चा, तो एकदम से दूध पंप करो और बच्चे को पिलाओ। और वो क्योंकि फर्स्ट मिल्क था और उसका जो ये था टेक्सचर कहूंगी मैं, वो बहुत अलग था। अब वहां पर वो मदर इन लॉ भी फर्क पड़ी कि इसका तो पता नहीं दूध ही कैसा है, बच्चा कैसे पिए इसे। इतने में डॉक्टर एंटर कर गई। डॉक्टर ने बोला कि क्या हुआ, तो उसने दिखाया, मतलब एक तरह से क्रिटिसाइज करते हुए कि देखो इनका कैसा दूध है कि बच्चा कैसे पिएगा। तो उन्होंने बोला माता जी आपके कितने बच्चे, उन्होंने नंबर बताया। तो बोली कि आपको आज तक ये नहीं पता कि पहला दूध होता ही ऐसा है। तो तब तो उन्होंने कहा कि मैं तो हमेशा अंधेरी में रहती थी और महीनों बाद जब अंधेरे से बाहर आते थे तब तक दूध की जो ये थी क्वालिटी वो चेंज हो चुकी होती थी, जो नेचुरल सिचुएशन में भी होता है। तो मैं ये बोलना चाह रही हूँ इसके साथ कि हम सबकी लिमिटेड नॉलेज है, सब हम ही सही हों, कोई भी हो जाए ये जरूरी नहीं है। कभी कोई सही होएगा कभी कोई, तो ओपन माइंडेड होना चाहिए कि ठीक है भाई कोई नहीं, ये मुझे नहीं पता था, और उस तरह से। और अगर हम एक दूसरे के साथ कंपेयर ना करें, एक दूसरे की रिस्पेक्ट रखें, सोशल सपोर्ट फैमिली सपोर्ट क्रिएट करें, तो मुझे लगता है कि एक दूसरे के साथ बात करने से हर चीज सॉल्व हो जाती है। कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो हमारी हमारी समस्याओं से ऊपर है, उनका कोई समाधान नहीं, हर चीज का समाधान है। तो आज की जो चर्चा थी उसमें हमारा जो एक मकसद है वो सिर्फ अवेयर कराना है इस पीरियड के लिए। तो जब मैं अवेयरनेस की बात करती हूँ तो कुछ मनोवैज्ञानिक जो डॉक्यूमेंट्स हैं, आर्टिकल्स हैं, उनमें लिखा है कि अगर 2 वीक से ज्यादा, बच्चा पैदा होने के 2 वीक से ज्यादा कुछ जो सिम्टम्स हैं अगर वो बने रहते हैं, तो हो सकता है कि ये अपने लेवल पर रिजॉल्व ना करा जाए और आपको काउंसलर या साइकोथेरेपिस्ट की जरूरत पड़े। तो इन्होंने बताया कि ये जो सिम्टम्स हैं ये हैं कि जैसे खालीपन और निराश लगातार महसूस करते रहना, जैसे किसी भी चीज में इंटरेस्ट ना होना या खुश ना होना, ऐसा ऐसा होना कि अब तो जिंदगी में कुछ रहा ही नहीं, खालीपन हो जाना। भूख कम लगना ये भी एक कारण है, और भूख कम के कारण वजन कम होते जाना। नींद ना आना, जब आपको पूरा सोने का माहौल है उस दौरान भी नींद ना आना, बेचैनी बने रहना, या ऐसे लगना कि अब तो कुछ एनर्जी बची ही नहीं शरीर में, है ना। कभी कभी इवन गिल्टी फील होना या अपराध बोध की भावना होना, ध्यान ना लगा पाना, या कोई भी डिसीजन या निर्णय लेने में दिक्कत होना। तो स्टडीज कहती हैं कि अगर ये 5 से ऊपर सिम्टम्स लगातार 2 हफ्ते से ज्यादा बने रहे हैं तो आपको काउंसलर या साइकोथेरेपिस्ट की भी मदद लेने में कोई ऐतराज नहीं है, ले लेनी चाहिए ठीक होने के लिए। तो ये चोलश्री हुआ मेरी साइड से। क्या आप इसमें और कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहेंगी? बिल्कुल मैम, जैसा कि आपने कहा कि जब जरूरत पड़े तो
सही जगह जाकर सलाह लेने की बात जो अभी है फिलहाल हमारे समाज में उतनी ज्यादा एक्सेप्टेड नहीं है। हम मेंटल हेल्थ को शायद उतना प्रायोरिटाइज नहीं करते। भाई पेट में दर्द होगा तो आप तुरंत डॉक्टर के पास चले जाएंगे, लेकिन अगर आप किसी से कहेंगे कि मेरा मन सही नहीं है तो शायद लोग आपका मजाक उड़ा दें और कहेंगे कि तुमने अपने मन में चीजें बना के रखी हैं। तो मुझे लगता है कि इस बात का जो एक टैबू है वो हटा देना चाहिए। अगर आपको मदद की जरूरत है तो आप बेझिझक सही जगह पहुंचकर वहां पर मदद मांगे। और उससे भी बेहतर होगा कि ये जो चीज है वो पूरी तरह अवॉइडेबल है अगर आप शुरू से इसके लिए थोड़ा सा तैयारी रखते हैं। तो अगर आपने शुरू में ही अपने घर का माहौल थोड़ा बेहतर कर लिया, आपने आपस में रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिवाइड कर लिया, अपना न्यूट्रिशन सही रखा, तो मेरे ख्याल से पोस्टपार्टम डिप्रेशन की समस्या आपके साथ आए ही ना। आप वो लोनलीनेस एक्सपीरियंस ही ना करेंगे। और तो अगर हमारा जो एक ट्रेडिशनल तरीका है जो कि बहुत अच्छा है और उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें आगे लेके जानी चाहिए, उसमें थोड़ा सा रिफॉर्म हम मॉडर्निटी का करते और एक बैलेंस बना लें जिसमें सभी का सहयोग हो, तो मेरे ख्याल से हम एक बहुत अच्छे सोल्यूशन पे निकल सकते हैं जो कि ओवरऑल बड़ा हेल्पफुल रहेगा किसी भी नई मदर के लिए और उसके बेबी के लिए। बहुत सही जोशी, बहुत सही। मेरे ख्याल से जो हम जागरूकता देना चाह रहे थे इस टॉपिक पर, उससे कई बहनों को बहुत फायदा होगा। और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप कमेंट्स में लिख सकती हैं। यहाँ पर आपको मेरा नंबर भी दिखेगा, जिसमें हम उन टॉपिक्स को लेना चाहेंगे जिनकी समाज में अभी भी और जागरूकता लाने के लिए जरूरत है। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित और वीडियोस देखने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।